सो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो पता है हाइपर ज्योमेट्रिक बहुत ही इजी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? सुनने में बड़ा लगता है हार्ड है, पर एक-एक क्वेश्चन देखो और इसे हाइपर ज्योमेट्रिक समझा दूँगा। सो यू हैव 10 balls, 5 रेड एंड 5 व्हाइट. यू पुल 5 एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 3 विल बी रेड? अब आप बोलोगे यार ये तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। देखो, हमारे पास 10 बॉल्स थी, 5 रेड थी, 5 व्हाइट थी। हमने 5 विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ कर ली। तो ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है चैप्टर 2 में से। हमें निकालने हैं 3 रेड, तो 10 में से हमने 5 ड्रॉ कर ली विदाउट रिप्लेसमेंट। रेड हमारे पास 5 थी, हमें चाहिए 3 उसमें रेड एंड व्हाइट हमारे पास 5 है, उसमें से हमें 2 चाहिए व्हाइट। ये हो गया। पता है एक बात बताऊँ? यही हाइपर ज्योमेट्रिक है। ठीक है? हाँ, हाँ, यही हाइपर ज्योमेट्रिक है। हाँ, यही हाइपर ज्योमेट्रिक है। अब तुमने चैप्टर 2 में जो किया है ना कॉम्बिनेशन से, वही चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन से करोगे तो हाइपर ज्योमेट्रिक कहलाएगी। और यही हाइपर ज्योमेट्रिक है। पता है हाइपर ज्योमेट्रिक क्या बोलता है इसको? कि भाई आपके पास 10 बॉल्स थी टोटल, तो 10 तो आपकी टोटल एन हो गई। जिसमें से आपने ड्रॉ कितनी करी 5, तो 5 आपकी स्मॉल एन हो गई, ठीक है? और आपने क्वेश्चन पूछा था कि प्रोबेबिलिटी 3 विल बी रेड, ठीक है? मतलब रेड बॉल आपकी इंटरेस्ट में है, रेड इज़ इन द इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट वाले को बोलते हैं एम, ठीक है? और कितनी रेड बॉल है टोटल? 5 और एक्स जो हम एम में से ड्रॉ कर रहे हैं, वो कितनी है? 3 और जो नॉन इंटरेस्ट का होता है वो बचा-कुचा, यानी नॉन इंटरेस्ट में क्या है मेरा? व्हाइट, तो एन माइनस एम इज़ नॉन इंटरेस्ट एंड एन माइनस एक्स इज़ दिस, ये होता है। ठीक है? और फिर इसको लिखा ऐसे आता है एम सी एक्स टाइम्स एन माइनस एम सी एन माइनस एक्स एन सी एन। देखो एम क्या है 5, सी क्या है ये, ठीक है? और एक्स क्या है 3 और एन सी एन क्या है 10 सी 5। अच्छा, एन माइनस एम हटाओ तो 10 में से 5 हटाओ 5 और एन माइनस एक्स हटाओ 5 में से 3 हटाओ 2। यही नहीं बन गया? तो यही हाइपर ज्योमेट्रिक है। अभी मैं और से समझाऊँगा बट आप आइडिया समझ गए ना हाइपर ज्योमेट्रिक के क्वेश्चंस एक्चुअली ज़रूरी तो नाम हाइपर ज्योमेट्रिक दे दिया गया है, पर आप सॉल्व उसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। तो इसलिए कहता हूँ वन ऑफ द मोस्ट ईज़ीएस्ट डिस्ट्रीब्यूशंस है, ठीक है, करने के लिए, ठीक है? अच्छा, तो ये आप समझ गए, अब आ जाओ फॉर्मली हाइपर ज्योमेट्रिक को समझ लेते हैं, ठीक है, फॉर्मली। तो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन क्या होनी चाहिए? फाइनाइट पॉपुलेशन एन, ठीक है? एन की कैपिटल एन की फाइनाइट पॉपुलेशन होनी चाहिए। डिपेंडेंट बर्नौली इवेंट्स डिपेंडेंट कैसे होंगे? जब विदाउट रिप्लेसमेंट निकाले जाएँगे, ठीक है? तो विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है? विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है? सैंपल एन विल बी ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। इंटरेस्टेड जो वेरिएबल है वो हमारा एम हो जाएगा और सक्सेस हमारी एक्स हो जाएगी। तो हमारे पास एन है टोटल जिसमें से एम और एन जैसे कि 10 बॉल्स थी जिसमें से 5 रेड और 5 व्हाइट थी। तो वैसे ही ये हो गया टोटल एन और ये 5 एम और एन माइनस एम इज़ फेलियर्स। तो दो दो सबसेट्स में डिवाइड कर दिया, सक्सेस में और फेलियर में, ठीक है? तो सक्सेस वाले को बोला एम और फेलियर वाले को बोला एन माइनस एम। ठीक है, समझ में आ गया? तो 10 बॉल्स थी, 5 रेड, 5 व्हाइट। अब रेड वाली हमने बोला सक्सेस है, तो हमने इसको एम नाम दे दिया और जो फेलियर है उसको एन माइनस एम नाम दे दिया। क्योंकि अगर 10 में से 5 हटाओगे तो बचेगी 5 ही ना, तो 2 तरह से डिवाइड कर दिया। वैसे भी इन दोनों को ऐड करो, एम प्लस एन माइनस एम तो बनता क्या? एन ही तो है। इसलिए हमने इसे 2 सेट्स में डिवाइड कर दिया पूरी पॉपुलेशन को, m और n where m is the success one and n minus m is the failure one. Now x is the number of successes in the sample. x is number of successes. तो उसको कैसे लिखोगे? कि उसको लिखने का तरीका ये है कि m c x n माइनस m c n माइनस x n c n। अब इसको पता है एक सिंपल ट्रिक बताऊँ याद करने की? ये ऊपर वालों का सम देखो वो तो n आएगा। मतलब एम सी एक्स एन माइनस एम सी एन माइनस एक्स एन सी एन। अब देखो ऊपर वालों का सम देखो फटाफट से। एम प्लस एन माइनस एम क्या होगा? एन। अच्छा, नीचे वालों का सम देखो फटाफट से। एक्स प्लस एन माइनस एक्स क्या होगा? एन। यहाँ एन होगा, एक्स नहीं होगा, एन। ठीक है, एक्स प्लस एन माइनस एक्स क्या हो जाएगा? एन। तो यही इसका ट्रिक है। देखो एक्स प्लस एन माइनस एक्स एन, एम प्लस एन माइनस एम इज एन।
ठीक है, कैपिटल एन स्मॉल एन, मतलब समझ ही गए। हमेशा जो पॉपुलेशन के लिए आएगा वो आ जाएगा कैपिटल्स में, और सैंपल जो आप ड्रॉ कर रहे हो उसमें से वो स्मॉल से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है? तो ये तो आप समझ ही गए हो। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। अब जो हमने बॉल वाला एग्जांपल किया था वो इससे करके देखते हैं, ठीक है? 10 बॉल्स थी तो 10 इज़ द एन, जिसमें से रेड वाली सक्सेस वेरिएबल थे हमने, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन होता है। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है ना उसको हम सक्सेस मान लेते हैं। यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी रेड की निकालनी थी तो रेड को सक्सेस मान लिया, ठीक है? 5 व्हाइट है तो उसको n माइनस m बोल दो, तो n माइनस m क्या हो गया 5, तो m हो गया 5, n माइनस m क्या हो गया 5। ड्रॉ कितने कर रहे हो आप 5, और उसमें से रेड कितने आनी चाहिए, सक्सेस वेरिएबल क्या है मेरा 3, तो कर लो m c x 5 c 3, n माइनस m 5 c n माइनस x 2, कैपिटल N c स्मॉल n, कैपिटल N कितना है, कैपिटल N है 10, तो 10 c स्मॉल n कितना है, भाई देखो यही तो है, m c x n माइनस m c n माइनस x, ये n माइनस m c n माइनस x, और ये n c n, डन। तो ये मेरा हाइपरजोमेट्रिक है। तो हाइपरजोमेट्रिक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है ना जो एक्चुअली में कोई सेंस मतलब अलग से स्टैंड आउट करता है नहीं। आप करने में तो हाइपरजोमेट्रिक को नॉर्मल जो अपना होता है ना कॉम्बिनेशन वाला तरीका उससे कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, लिखने का तरीका होता है हाइपर ज्योमेट्रिक एक्स एन एम एन, ठीक है? ये हाइपर ज्योमेट्रिक ऐसे भी लिख लो, तो इसे लिखने का तरीका ये होता है एक्स एन एम एन, ठीक है? एन एम एन ऐसे याद कर लो, एन एम एन, स्मॉल एन पहले, स्मॉल एन पहले, तो हाइपर ज्योमेट्रिक एक्स एन एम एन, एक्स वेरिएबल, ये 3 पैरामीटर्स, ओके। अच्छा, अब इसमें आते हैं मीन और वेरिएंस के डिस्कशन के ऊपर। तो हाइपर ज्योमेट्रिक में जो मीन होता है, अच्छा उसको एक बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ। मीन तो क्या हुआ, n इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल N। सो दिस इज n टाइम्स कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल N। अच्छा, मुझको एक बात बताओ, कैपिटल N M डिवाइड बाय कैपिटल N है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ही तो है। यार मुझे एक बात बताओ, आपके पास 10 बॉल्स थी जिसमें से 5 रेड थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या है, 5 ओवर 10 ही तो है, m ओवर n ही तो है। तो m ओवर n क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p। सो मतलब कुल मिला के हाइपर ज्योमेट्री का मीन बाइनोमियल जैसा ही है, np, वेयर p इज m ओवर n। ओके। अच्छा, तो वेरिएंस क्या होगी, npq? नहीं, बस यहाँ पे डिफरेंस क्यों हो जाता है, npq तक तो ठीक है, ये रहा n, ये रहा p, ये रहा q, ये रहा n, ये रहा p, ये रहा q, स्मॉल n, ठीक है? यहाँ तक तो सही है, p ये है तो q1 माइनस p होगा। बट ये एक नई चीज आ जाती है वेरिएंस के अंदर। तो वेरिएंस ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल, इट इज n इंटू m ओवर n, 1 माइनस m ओवर n इंटू कैपिटल N माइनस स्मॉल n, कैपिटल N माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है? अच्छा, एन्स का ध्यान रखना आप, ठीक है? एन्स का ध्यान रखना, कौन-सा एन कैपिटल है, कौन-सा एन स्मॉल है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे कभी-कभी हम गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है? सो बी प्लीज़ टेक अ लुक इंटो दिस फैक्ट दैट व्हिच एन यू आर टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो ये स्मॉल एन है, एम ओवर कैपिटल एन है, 1 माइनस एम ओवर कैपिटल एन है, और ये कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन और कैपिटल एन माइनस 1। दिस इज़ द वेरिएंस ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? ओके, दिस इज हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएंस। अच्छा, इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, क्योंकि फाइनाइट पॉपुलेशन थी ना ये, ठीक है? तो फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड, n माइनस n ओवर n माइनस 1। एंड ऑफ कोर्स ही बात है, देखो ड्रॉ करोगे n, of course the small n will be greater than or equal to 1, so this is always less than equal to 1। दिस जो फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर है, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है? ओके। तो यहाँ से बाइनोमियल और हाइपर ज्योमेट्रिक में कुछ डिफरेंसेस आप देख सकते हो कि बाइनोमियल मीन मीन तो सेम है, बट वेरिएंस इज डिफरेंट, ठीक है? और सीधी सी बात है, एज this finite population correction factor is smaller than 1, this means that variance of binomial is greater than variance of hypergeometric। मान लो कि इसका आंसर आया था 0.4,
और इसका आंसर यहाँ तक भी 0.4 आ रहा था, बट ये जो चीज़ थी, ये हो गई 0.2, तो ये क्या हो जाएगा? 0.08। तो वेरिएंस ऑफ हाइपरजोमेट्रिक इज लेस देन वेरिएंस ऑफ बायनोमियल। इसका मतलब ये हो कि बायनोमियल ज़्यादा स्प्रेड आउट होता है, हाइपरजोमेट्रिक थोड़ा कम स्प्रेड आउट होता है। ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब एक और चीज़ देखो, नाउ इफ लिमिट n 0, मतलब n को अगर आप 0 तक पहुँचा दो, ठीक है? n को बहुत छोटा कर दो, दिस स्मॉल n यू रीच इट टू 0, आप उसे बहुत छोटा कर दो, तो लिमिट क्या आ जाएगी? एज़ n गोज़ टू 0, n माइनस n ओवर n माइनस 1 अप्रॉक्सिमेटली बिकम्स 1, 1 हो जाता है। तो अगर आप बहुत छोटा सैंपल ड्रॉ करोगे, तो उसकी वेरिएंस का क्या होगा? इट विल बी क्लोज़र टू द बायनोमियल। सो जैसे-जैसे आप n बढ़ाते जाओगे, डिफरेंस बिटवीन वेरिएंसेस इंक्रीज़ेस, दोनों की वेरिएंस में डिफरेंस बढ़ता जाएगा, जैसे-जैसे आप n बढ़ाते जाओगे, क्योंकि जैसे-जैसे आप n बढ़ाते जाओगे, हाइपरजोमेट्री की वेरिएंस कम होती जाएगी। ठीक है? और जितना छोटा आपका n होगा, तो ये वैल्यू उतनी 1 के क्लोज़ होगी और उतने ही वो इक्वल होगी बायनोमियल के। तो बस इतना समझ लो कि जैसे-जैसे आप n बढ़ाओगे, हाइपरजोमेट्रिक और बायनोमियल की वेरिएंस में डिफरेंस बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि इस n से फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर की वैल्यू छोटी हो जाती है n के बढ़ने से। ठीक है? ओके, तो अब हम आते हैं किसके ऊपर? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब जो एक टॉपिक होता है, उस पे आते हैं। अब ये चीज़ें ना लोगों को एक्चुअली समझ कम आ पाती है पहली बार में, क्योंकि मेरे को भी कम समझ आई थी, बहुत लोगों को कम समझ आई थी। ये चीज़ आप प्रैक्टिस समझ सकते हो, जो कि है x की वैल्यूज़, कि x कौन-सी वैल्यूज़ ले सकता है, ठीक है? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। अब देखो, पढ़ोगे ना तो बड़ा अजीब-सा लगेगा कि x कौन-सी वैल्यूज़ ले सकता है, ठीक है? पर इसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल से पढ़ाऊँगा ना, बहुत ईज़िली सॉल्व हो जाएगा, देखना। ये कह रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 0 और n-m, कि इन दोनों में से जो बड़ा होगा, वो x की लोअर लिमिट होगी और x की अपर लिमिट क्या होगी? मिनिमम ऑफ n और m। इसको सॉल्व करके बताऊँ? इस एग्ज़ाम्पल को हटाओ, हम जिस एग्ज़ाम्पल से वर्क कर रहे थे ना, वही एग्ज़ाम्पल कराता हूँ मैं आपको, ठीक है? हम जिस एग्ज़ाम्पल में वर्क कर रहे थे, उसी एग्ज़ाम्पल से इसको समझाता हूँ। हमारे पास 10 बॉल्स थी, 5 रेड और 5 व्हाइट। अच्छा, मैंने क्या बोलना था कि x जो है, वो मैक्सिमम यहाँ आ सकता है, तो x मान लो रेड बॉल्स का है। अच्छा, तो कैपिटल N क्या है? 10, m क्या है? 5, ठीक है? तो n माइनस m भी क्या हो गया? 5, और स्मॉल n कितना है? 5। अच्छा, करो, 0 में से n माइनस m व्हिच इज़ 5, तो 0 ही आ रहा है, तो 0 इज़ द, तो यहाँ 0। अच्छा, मिनिमम ऑफ n एंड m, n और m में से मिनिमम 5 ही है। अच्छा, तो 5 ही है, तो 5 आ जाएगा। तो 0 से लेके 5 तक, ये ऐसे रेंज बनती है। अब ये क्यों है ऐसा? ये समझने की कोशिश करो। चलो, मैं क्वेश्चन थोड़ा-सा बदल देता हूँ। मैं अब एक्चुअली 4 बॉल्स ही ड्रॉ करूँगा। 4 बॉल, सैंपल में से 4 बॉल ही ड्रॉ करूँगा, ठीक है? तो अब देखना क्वेश्चन कैसे बदलता है। मेरे पास 10 बॉल्स थी, 5 रेड थी जो मेरा इंटरेस्ट वेरिएबल है, और 5 मेरी व्हाइट थी। मैंने 4 बॉल्स ड्रॉ करी, ठीक है? अब मेरी एक्स की रेंजेस बताओ सबसे पहले तो। सॉरी, एक्स क्या वैल्यूज़ ले सकता है, रेंज क्या वैल्यू ले सकता है? तो 0 या फिर मैक्सिमम ऑफ 0 या फिर 4 माइनस n माइनस m इज़ 5, 4 माइनस 5 दिस इज़ -1, तो -1, या फिर मिनिमम ऑफ n और m, तो n इज़ 4, m इज़ 5, ठीक है? तो इसका मैक्सिमम होगा 0 और x, और मिनिमम इज़ 4, 0 से लेके 4। अच्छा, इसका लॉजिक समझाऊँ? मान लो मैंने कहा कि मैंने 4 बॉल ड्रॉ करी, प्रोबेबिलिटी निकालो 5 रेड बॉल्स की, हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। जब मेरे पास बॉल ही 4 ड्रॉ करी, तो 5 रेड कहाँ से आ जाएगी? ठीक है? तो ये लॉजिक तो आप समझ गए, मिनिमम वाले का लॉजिक। मिनिमम वाले का लॉजिक सिर्फ़ इतना सा है कि अगर आपने 4 बॉल्स ड्रॉ करी, तो 5 रेड कहाँ से ले आओगे? ठीक है? सीधी-सी बात है, उससे ज़्यादा रेड ला ही नहीं सकते। इसका एक और लॉजिक होता है ये वाला, कि मान लो 10 बॉल्स थी जिसमें से 3 रेड और 5 व्हाइट थी, और मैंने मान लो 4 रेड बॉल्स ड्रॉ करी, है ना? और मैंने बोला प्रोबेबिलिटी 4 रेड आ जाए, ये भी नहीं हो सकता। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम तो 3 रेड आ सकती है, क्योंकि टोटल बॉल रेड ही 3 है, तो 4 रेड तो आ ही नहीं सकती। तो ये भी इसका लॉजिक है कि ये ऐसा क्यों होता है ना?
क्योंकि अगर आप इसमें जाओगे ना अब, तो अब मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम होगा n व्हिच इज़ 4 या m व्हिच इज़ 3, तो 3 आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम का लॉजिक समझ गए? कि मैक्सिमम का लॉजिक तो क्या है कि आपके पास इंटरेस्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग कितना है। 2 केस हो सकते हैं कि यार आपने 5 बॉल्स ड्रॉ करी, ठीक है? और आपने कहा प्रोबेबिलिटी निकालो कि 6 रेड आ जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? पॉसिबल क्योंकि ड्रॉ ही आपने 5 करी, या फिर आपसे पूछ सकते हैं 5 बॉल ड्रॉ करी, प्रोबेबिलिटी निकालो 4 रेड आ जाए, पर दिक्कत ये है कि 10 में से रेड तो है 3, तो ये 4 रेड आ ही नहीं सकती। जब टोटल रेड ही मेरे पास 3 है, तो 4 रेड कहाँ से आ जाएगी? तो ये आप मैक्सिमम का लॉजिक समझ गए? ये मैक्सिमम का लॉजिक है। अब मिनिमम वाले का लॉजिक समझो ज़रा, मिनिमम वाले का लॉजिक समझना, ठीक है? मिनिमम का लॉजिक 10 बॉल्स हैं, 3 रेड, 7 व्हाइट, मैंने 5 बॉल्स ड्रॉ करी, ठीक है? 5 बॉल्स ड्रॉ करी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज़ व्हाइट। अब इसका पता है दिक्कत क्या है? कि अगर एक व्हाइट होगी ना, तो 4 क्या होनी पड़ेगी? रेड होनी पड़ेगी। या सीधी-सी बात है ना, अगर 5 बॉल ड्रॉ करी, 1 व्हाइट है तो 4 रेड होनी पड़ेगी। लेकिन रेड तो मेरे पास 3 ही है। तो ये लॉजिक यहाँ पे फेल हो जाता है। ये 4 रेड होनी पड़े, तो अगर हम इसको ऐसे व्हाइट को एज़ अ इंटरेस्ट वेरिएबल, x इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी, x इज़ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ड्रॉ, ठीक है? नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ड्रॉन, ठीक है? ये इसको मान के चलें, ठीक है? उसकी मिनिमम निकालो, मैक्सिमम से फ़र्क नहीं पड़ेगा, मिनिमम से निकालो यहाँ पे, लोअर लिमिट से। मैक्सिमम ऑफ 0, स्मॉल n माइनस n माइनस m। तो 10 इज़ आवर n, m इज़ आवर इंटरेस्ट वेरिएबल व्हाइट बॉल व्हिच इज़ 7, n माइनस m इज़ व्हाट? 10 में से 3, और हमने ड्रॉ कितनी करी है? 5, तो n इज़ 5, तो 5 माइनस 3 दिस इज़ 2, तो मैक्सिमम 2 अब 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है? 2, ठीक है? तो 1 नहीं हो सकता, x कैन नॉट बी 1, क्योंकि 1 होगा तो रेड में दिक्कत आ जाएगी। अच्छा, मैंने ऐसे बोला, आई हैव ड्रॉन 5 बॉल, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी नन इज़ व्हाइट। नन इज़ व्हाइट मतलब ऑल इज़ रेड। अरे 3 ही रेड है, तो पाँचों रेड कैसे हो जाएगी? तो ये 2 होना पड़ेगा। तो ये मैक्सिमम मिनिमम का लॉजिक समझ गए? क्यों है ऐसा लॉजिक? क्योंकि बस दिक्कत ये हो जाती है ना, क्वेश्चन ने कभी-कभी आपसे बोला कि 5 बॉल निकाली, पाँचों रेड हो और 3 रेड 4 ही टोटल, तो 5 कैसे रेड हो जाएगी? कॉमन सेंस की बातें हैं यार, कॉमन सेंस की, ठीक है? ये कॉमन सेंस को ही हमने मैथमेटिकल टर्म्स में लिख दिया, और कुछ नहीं है, ये कॉमन सेंस है ये। क्या है ये? कॉमन सेंस, ठीक है? और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ कॉमन सेंस है, जो मैंने बताया ना आपको कि x क्या होना चाहिए? x जो होना चाहिए, वो मैक्सिमम ऑफ 0 या फिर n माइनस m, या फिर मिनिमम ऑफ n या m। ये कॉमन सेंस है। बहुत क्वेश्चंस करोगे आप और आपको दिखेगा, अरे यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ ना, पहले क्वेश्चन सॉल्व करना फिर देख, कभी-कभी पता है क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन ऐसे आएँगे कि 10 बैग्स थे, जिसमें से 5 स्काई बैग्स के थे और 5 अमेरिकन टूरिस्टर के थे। मैंने 6 बैग्स ड्रॉ करे, फाइंड करो प्रोबेबिलिटी 6 के 6 स्काई बैग्स हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपने 10 में से 6 ड्रॉ करे और 5 C6 पॉसिबल नहीं है, ठीक है? पता है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप सीधे x की रेंज निकालो, ठीक है? तो ये मेरे पास क्या है, 0 क्यों लिख दिया मैंने, ठीक है? मेरे पास n कितना है? 10, m कितना है? 5, n माइनस m कितना है? 5, n कितना है? 5, ठीक है? तो मिनिमम क्या होना चाहिए? दिस लोअर लिमिट इज़ मैक्स 0 n ओवर n माइनस m, ठीक है? तो n 0 ही है, तो 0 आ जाएगा, और ये n या m होना चाहिए, मिनिमम ऑफ n या m, n या m इज़ 5 या 5, सो दिस इज़ 5। तो जब x होना ही इस रेंज में चाहिए, तो 6 कैसे हो जाएगा? x कैन नॉट बी 6, ठीक है? तो ये आप बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करोगे, खुद आ जाएगा। एक और क्वेश्चन आपके लिए पोज़ करता हूँ, वह बताना कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है? रेंजेस बना के। मान लो दैट मेरे पास 25 बैग्स थे, जिसमें से 12 स्काई बैग्स के थे और 13 अमेरिकन टूरिस्टर के थे। मैंने, मान लो, 17 बैग्स ड्रॉ करे, ठीक है? फाइंड करो प्रोबेबिलिटी इसमें से 3
अमेरिकन टूरिस्टर के होंगे, ठीक है? अब आप अपने आप ही समझ गए होंगे कि अब इसको पता है हम इसको नॉर्मली करेंगे तो आंसर आ जाएगा, पर मान लो n इज़ 25 अमेरिकन टूरिस्टर क्या है? इंटरेस्ट में है, तो ये m हो जाएगा 13 और m माइनस m क्या हो जाएगा? 12 n हो जाएगा 17 ठीक है? अब x की निकालते हैं रेंजेस, तो यहाँ तो आ जाता है मैक्सिमम 0 n माइनस m ठीक है? 0 n क्या है? n है 17 स्मॉल n और ये है 12 17 में से भाग गया 5 तो मैक्सिमम यानी 5 ही चूज़ करना पड़ेगा तो 5 x और यहाँ आ जाता है मिनिमम ऑफ स्मॉल n या m मिनिमम क्या है? m 13 तक। अब आ जाओ, क्या 3 पॉसिबल है? नहीं है, कि मिनिमम कम से कम इसकी वैल्यू 5 होनी चाहिए। मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए? 5 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी? 13 ठीक है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल और वैसे भी नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि अगर 3 बैग अमेरिकन टूरिस्टर के हैं, इसका मतलब 14 बैग्स किसके हैं? स्काई बैग्स के, पर मेरे पास स्काई बैग से बैग ही टोटल है। तो मैं 17 बैग निकाल के उसमें 14 स्काई बैग करा ही नहीं सकता, मैक्सिमम 12 हो सकते हैं उसमें स्काई बैग, ठीक है? अब उससे भी चलो लॉजिक से कि 25 में से 17 चूज़ करे, जिसमें से 3 अमेरिकन टूरिस्टर मतलब 13 में से 3 अमेरिकन टूरिस्टर और 12 में से कितने 14 स्काई बैग, पॉसिबल है क्या? 12 सी 14 नहीं है, ओके। इसमें अगर मैं ये पूछता कि आपने 17 बैग्स ड्रॉ करे, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी 14 बैग्स आर अमेरिकन टूरिस्टर आप फिर कहते गलत, टोटल अमेरिकन टूरिस्टर के बैग ही 13 हैं, तो 14 अमेरिकन टूरिस्टर कहाँ से निकाल दोगे भाई? ठीक है? तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये है हाइपर ज्योमेट्रिक इसकी इंट्रिकेसीज़ ही मैंने आपको समझा दी, छोटी-छोटी बातें कि वो रेंज वाला जो क्योंकि आपको एक्चुअली ना लिखना पड़ता है ये। जब हाइपर ज्योमेट्रिक का क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा क्या? क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्स जो हमारा है प्रोबेबिलिटी पूछेंगे ना, तो एक्स फॉलोज़ हाइपर ज्योमेट्रिक विथ दिस ठीक है? एनएमएन फिर आप लिखोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स is MCX P की n minus MC n minus X NCN when X is in this range अब ये रेंज निकालनी पड़ेगी आपको एंड 0 अदरवाइज़ ये लिखना पड़ेगा। समझे मेरी बात? तो ये लिखना पड़ेगा इस वज़ह से आपको ये चीज़ आनी चाहिए, रेंज निकालना क्योंकि इस डिस्ट्रीब्यूशन को लिखना भी बहुत ज़रूरी है। आपको आपको पता है ना डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ये पता होना चाहिए ना X की रेंज क्या है। आप अंदाज़े से थोड़ी बता सकते हो। ठीक है? तो रेंजेज़ आपको लिखनी पड़ेगी। वेयर एक्स इज़ ए इंटीजर ठीक है? क्योंकि रेंज का क्या मतलब है कि अगर मैंने ऐसे लिख दिया ना एक्स 2 से लेके 3 तक है, तो इसका क्या ये मतलब है एक्स 2.5 हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्स को पूरा-पूरा नंबर होना पड़ेगा, इंटीजर वैल्यू होनी पड़ेगी, तो 2 या 3 ठीक है? तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, वेयर एक्स इज़ एन इंटीजर ठीक है? समझ में आई ये बात आपको? ओके। तो यहाँ तक तो मैंने आपको लॉजिक पूरा समझा दिया हाइपर ज्योमेट्रिक का, ठीक है? अब एक चीज़ और जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, बायनोमियल का क्या करते थे हम? क्या कर देते थे? विदाउट रिप्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट को अप्रॉक्सिमेट करते थे बायनोमियल, राइट? विदाउट रिप्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट को हम अप्रॉक्सिमेट करते थे बायनोमियल। कब करते थे बायनोमियल अप्रॉक्सिमेशन? व्हेन स्मॉल n वाज़ दिस ऑफ कैपिटल N बस सिंपल। आपको हाइपर ज्योमेट्री का क्वेश्चन आए कि 100 बैग्स हैं, जिसमें 20 अमेरिकन टूरिस्टर 80 स्काई बैग मैंने 5 बैग्स ड्रॉ करे 5 बैग हाँ, चलो 5 बैग ड्रॉ कर लिए व्हिच इज़ 5% है ना? प्रोबेबिलिटी बताओ 3 आर अमेरिकन टूरिस्टर अब मुझे बताओ आप कैसे हाइपर ज्योमेट्रिक से करोगे कि 100 में से 5 ड्रॉ करे जिसमें 3 अमेरिकन टूरिस्टर मतलब 20 C3 और बचे-कुचे क्या होने चाहिए? स्काई बैग तो 80 C2 देखो सम बन रहा है ना 80, 20, 100, 3, 2, 5 पागल हो जाओगे सॉल्व करते-करते आप। तो आप क्या करोगे इसे बायनोमियल अप्रॉक्सिमेट कर लोगे। आप बोलोगे सिंस n इज़ 0.05 ऑफ n वी कैन अप्रॉक्सिमेट इट एज़ बायनोमियल ठीक है? तो हम इसे बायनोमियल अप्रॉक्सिमेट कर सकते हैं। तो 5 हम लोग 5 में से 3 बैग हमें अमेरिकन टूरिस्टर चाहिए। अमेरिकन टूरिस्टर होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2 और ना होने की प्रोबेबिलिटी है 0.8 ठीक है? तो ये आपका अप्रॉक्सिमेशन का लॉजिक भी मैंने वापस से समझा दिया। ठीक है?
कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से इसके, है ना? सो एक क्वेश्चन है, द मेल रूम क्लर्क इज सपोज्ड टू सेंड 6 आउट ऑफ 10 पैकेजेस वाया मेल टू यूरोप। तो एक मेल रूम क्लर्क है जिसको क्या करने हैं, पैकेजेस भेजने हैं टू यूरोप। ओके, नाउ बट ही गेट्स देम मिक्स्ड अप। उसने गलती से क्या कर दिया, उनको मिक्स कर दिया, पैकेजेस को ही मिक्स कर दिया। नाउ ही रैंडमली अलॉट्स देम। ठीक है, अब वो क्या करता है, रैंडमली उनको अलॉट कर देता है कि ये यूरोप भेजना है, भेजना है। प्रोबेबिलिटी निकालो, ओनली 3 ऑफ द पैकेजेस दैट वर सपोज्ड टू गो एक्चुअली वेंट। कि जो जाने थे वो जाने थे। अब देखो उस मेल रूम में कितने थे, 10 पैकेजेस, जिसमें से 6 यूरोप जाने थे, 4 यूरोप नहीं जाने थे। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, ओनली 3 ऑफ आउट ऑफ 6 वेंट। यही तो हमें निकालना है कि ये जो 6 में से हैं सिर्फ 3 ही गए और बाकी नहीं गए। सबसे पहले तो हाइपर ज्योमेट्रिक की लिख दो कि दिस इज हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन where X is the number of packages meant for Europe that were sent। ठीक है, या that were mailed। ठीक है, कि भाई जो meant for Europe थे वो मेल हुए, उनका नंबर जो है X है। अच्छा मुझे बताओ n कितना है, 10। इंटरेस्ट में कौन है, इंटरेस्ट में पता है क्या है, यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी में ही पता पड़ जाता है इंटरेस्ट में कौन है। आउट ऑफ द 3 पैकेजेस दैट वर सपोज टू गो मतलब जो एक्चुअली यूरोप के लिए डेस्टिन्ड थे। तो ये 6 हो गए ना, तो इंटरेस्ट में क्या आ गए, 6 आ गए। m इज 6, n माइनस m कितना हो गया, 4। ओके, x कितना है, 3। साफ ही बोल दिया कि 3 जाने चाहिए थे। ओके, तो दिस इज हाइपर ज्योमेट्रिक। अब आप ऐसे लिखोगे, x फॉलोज हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद n। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x इज ईदर mcx n माइनस mc n माइनस x n 0 अदरवाइज। अच्छा ये कब, जब x इज, अब वो रेंज निकालनी है। तो रेंज क्या होती है, यहाँ तो होता है कि भाई मैक्सिमम ऑफ 0 n माइनस m। ठीक है, तो n क्या है, स्मॉल n कितना है मेरे को बताओ, कितने पैकेजेस हम, अच्छा ये सभी, ये तो ओके, 6 पैकेजेस भेज रहा है, स्मॉल n इज 6, क्योंकि इसको भेजने तो 6 पैकेजेस थे, तो इसने जिस ऑर्डर में भेजे हमको पता नहीं, पर इसने भेजे 6 हैं, तो स्मॉल n इज 6। तो 0 6 माइनस कैपिटल N, 6 माइनस 4 इज 2, तो दिस इज मैक्स इज 2। सो 2 से लेके मिनिमम ऑफ स्मॉल n या कैपिटल N, तो मिनिमम ऑफ 6 या 6 विच इज 6। दिस इज द थिंग। x इज 2 से लेके 6 वेयर x इज एन इंटीजर। ठीक है, 2 से लेके 6, ये हमारा क्या हो गया, ये हमने लिख लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 से लेके 6 तक। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3। सो 10 में से 6 पैकेजेस भेजे, जिस, इसको चलो मैं उससे पहले हाइपर ज्योमेट्रिक से कर लेता हूँ, एन सी एन एम सी एक्स एन माइनस एम सी एन माइनस एक्स। चलो सबकी जगह पे फुलफिल करते हैं, एन सी एन की जगह क्या लिखोगे, 10c6, एम सी एक्स की जगह लिखोगे 6c3, और इस जगह लिखोगे 4c3। 6 + 4 10, 3 और 3 6, इसको करोगे मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा अगर बोलता x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी एक ही पैकेज गया डेस्टिट, तो आंसर ही नहीं आता। क्यों, 10 में से 6 भेजे, पहली बात तो ये रेंज यहाँ गिवन है, पर फिर भी 10 में से 6 भेजे, 6 में से 1 गया, तो 4 में से क्या 5 गए, कैसी बातें कर रहे हो, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं होता। चलो ये समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, अ हंग जूरी इज अनेबल टू रीच अ यूनानिमस वर्डिक्ट। हंग जूरी का ये मतलब होता है कि जैसे 12 जूरर्स बैठे हैं, ठीक है, जूरी सिस्टम इंडिया में नहीं चलता अब, जैसे 12 जूरर्स बैठे हैं, ठीक है, अब वो 12 के 12 को डिसाइड करना है कि भाई ये केस में गिल्टी वर्डिक्ट देनी है कि नॉट गिल्टी वर्डिक्ट देनी है। ठीक है, तो अगर 12 में से 12 के 12 डिसाइड नहीं कर पा रहे, मान लो 10 लोग कह रहे हैं कि गिल्टी और 2 लोग कह रहे हैं नॉट गिल्टी, तो इसको बोलते हैं हंग जूरी। ठीक है, जो यूनानिमस जजमेंट पास नहीं कर पाती। नाउ देयर इज अ पूल ऑफ 25 पोटेंशियल जूरर्स व्हिच इज असाइन्ड टू अ मर्डर केस। ठीक है, कि भाई जो असाइन्ड है मर्डर केस पे,
वेयर द एविडेंस इज सो ओवरवेलमिंग दैट 23 आउट ऑफ 25 वुड वोट गिल्टी, कि 25 जूरर का पूल है, जिसमें से जिसमें से अगर वो एविडेंस देखे मर्डर का, तो उन 25 में से 23 बोलेंगे गिल्टी है और 2 बोलेंगे नॉट गिल्टी है। यहाँ तक समझ में आ गया? What is the probability that a 12-member jury chosen at random from 25, ठीक है, कि हमने एक 12-member jury चूज करी, सॉरी, है ना, और दे विल बी अनेबल टू रीच अ यूनानिमस जजमेंट। दे विल बी अनेबल टू रीच अ यूनानिमस जजमेंट का ये मतलब है कि हमने वो 12 जो लोग चुने ना, वो 12 के 12 नॉट गिल्टी, सॉरी, गिल्टी में से नहीं होने चाहिए। ये बात है, ये है कि अगर हमने 12-member jury चूज करी, तो वो सब के सब यहाँ से नहीं होने चाहिए, तभी एक यूनानिमस जजमेंट नहीं होगी। कि यूनानिमस जजमेंट कब होगी? जब 12 के 12 या तो गिल्टी हो या नॉट गिल्टी हो, ठीक है? अब 12 के 12 नॉट गिल्टी तो होने से रहे, क्योंकि इस पूल में है ही नॉट गिल्टी 2, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि 12 के 12 गिल्टी हो, तब यूनानिमस जजमेंट बनती है। पर हमारे क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो अनएबल टू रीच यूनानिमस, कि हमको निकालना है उल्टा, कि 12 के 12 जो है उसमें नहीं रीच कर पाए, ठीक है? बात खत्म? ओके। तो अब मैं इसको पता है पहले लॉजिक से करता हूँ सॉल्व, ठीक है? तो 25 में से हम 12 लोग चूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब मेरे को बताओ कि मुझको एक सॉरी, एक जजमेंट पे नहीं पहुँचना, मुझे यूनानिमस जजमेंट नहीं पहुँचना। मतलब मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ गिल्टी एंड नॉट गिल्टी लोग होने चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है? ओके। मेरे पास 23 लोग गिल्टी वाले हैं, 2 नॉट गिल्टी वाले हैं। मतलब मेरे पास या तो दोनों ही नॉट गिल्टी वाले हो जाएँ और 10 गिल्टी वाले हो जाएँ, और इसलिए ये एडिशन लगाया था कि मेरे पास 11 11 गिल्टी वाले हो जाए और 1 नॉट गिल्टी वाला हो जाए। तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे यूनानिमस जजमेंट नहीं रीच हो पाएगी, बिल्कुल नहीं रीच हो पाएगी। क्यों? सीधी-सी बात है कि यहाँ कॉम्बिनेशन दोनों का बन रहा है, ठीक है? सारे गिल्टी वाले नहीं हैं, बस यही है। अब इसे हाइपरजोमेट्रिक से करोगे, तो आप पता है क्या बोलोगे कि देयर इज़ 25 जूरर्स, जिसमें से मान लो इंटरेस्ट का वेरिएबल आप मान लो m, व्हिच इज़ योर गिल्टी वाला, तो 23 विल बी योर m, गिल्टी वाला इज़ 23 ले लो। तो आप बोलते हैं n माइनस m इज़ 2, फिर मैं चूज़ कर रहा हूँ 12, है ना? ये है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करते, ठीक है? और गिल्टी वर्डिक्ट रीच नहीं होनी चाहिए, वो आप बोलते हैं कि x इज़ नंबर ऑफ पीपल चोज़न हू आर फ्रॉम द पूल ऑफ दोज़ हू थिंक इट इज़ ही इज़ गिल्टी। फिर आप वो करते, फिर आप वही चीज़ लिखते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x फॉलोज़ द हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विथ n-m-n, ठीक है? x n-m-n ये लिख देते आप, ये लिखते रेंज निकाल लेते x की, ठीक है? फिर आप सॉल्व करते कि वो नॉट गिल्टी है। नॉट गिल्टी का मतलब यही होता कि या तो प्रोबेबिलिटी x क्या है 10 और प्रोबेबिलिटी x क्या है 11, ठीक है? यही हो जाता, तो बस यहाँ से आंसर आ जाता आपका। इसको अगर आप उससे करते ना, क्योंकि आप रेंजेस निकालते ना अगर, तो आपका आंसर सेट हो जाता, पता है एक्चुअली में, ठीक है? क्योंकि रेंज निकालो ज़रा इसकी, रेंज निकालोगे तो यहाँ पर तो आता है हमारा मैक्सिमम ऑफ 0 n-m। तो n क्या है 12 माइनस n 2 10, तो यहाँ तो 10, और यहाँ है मिनिमम ऑफ n या m, तो 12। ये आ जाता हमारा रेंज x का, ठीक है? अब हमको पता है कि भाई नॉट गिल्टी वर्डिक्ट चाहिए मुझको तो वर्डिक्ट क्या चाहिए? यूनानिमस नहीं चाहिए, मतलब गिल्टी नहीं चाहिए, कुल मिला के ऐसा समझ लो कि 12 के 12 लोग नॉट गिल्टी वर्डिक्ट दें, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 12 नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये कब होगा? जब x या तो 10 हो जाए और x 11 हो जाए, तो बचते यही 2 केस हैं, x 12 नहीं हो। ऐसे कहते हैं ना, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x क्या हो जाए 12, ये तो क्या है, द पर्सन विल बी कंसिडर्ड व्हाट, कि यूनानिमस जजमेंट आ गई, पर्सन विल बी गिल्टी। पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे यूनानिमस जजमेंट चाहिए ही नहीं। यूनानिमस जजमेंट कब होगी? जब 12 के 12 गिल्टी नहीं होंगे, तो वो 2 ही जगह हो सकते हैं, जब 10 गिल्टी और 11 वाले गिल्टी। तो इसको आप लॉजिक से भी कर सकते हो, हाइपर ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को मैंने जैसे लॉजिक से कर दिया था ये वाला।
कि भाई 12 लोग चूज़ करने हैं, हमको कॉम्बिनेशन चाहिए गिल्टी नॉट गिल्टी का, ठीक है? तो 2 ही मेरे पास नॉट गिल्टी वाला है, या तो दोनों नॉट गिल्टी आ जाए या फिर 1 नॉट गिल्टी आ जाए। 0 नॉट गिल्टी आए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 0 नॉट गिल्टी आए, तो बचे हुए जितने भी आएँगे वो सब गिल्टी वाले आएँगे और यूनानिमस जजमेंट पास हो जाएगी। फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ हाइपर ज्योमेट्री। तो हाइपर ज्योमेट्रिक क्या है? कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। एक्स जब हमारा हाइपर ज्योमेट्रिक फॉलो करता है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेरा होता है हाइपर ज्योमेट्रिक का ये MCX n माइनस MCn माइनस x कैपिटल N C स्मॉल n 0 ये कब होता है? जब मेरी रेंज होती है, और रेंज मैंने आपको बता दी x की क्या है कि x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। x यहाँ पर हो सकता है मैक्सिमम ऑफ 0, n माइनस n माइनस m, और यहाँ हो सकता है मिनिमम ऑफ स्मॉल n एंड कैपिटल M, और वरना अदरवाइज़ 0। मीन ऑफ hypergeometric which is expectation is n times m over n. Variance of hypergeometric is n m over n, 1 minus m over n minus n over n minus 1, and this is called finite population correction factor. तो इसी के साथ मेरी तरफ से तो हाइपरजोमेट्री का काम हो चुका है। बस एक प्रूफ्स कराने हैं मुझे कि एक्सपेक्टेशन का प्रूफ क्या है, वेरिएंस का प्रूफ क्या है। तो वो प्रूफ्स हैं, काफ़ी अच्छे-अच्छे लंबे प्रूफ्स हैं, वो कराऊँगा मैं आराम से। पर ये आप समझ गए होंगे हाइपरजोमेट्रिक कि हाइपरजोमेट्रिक आया कैसे, और इसका कोई एक्चुअल अलग से कोई सेंस है नहीं हाइपरजोमेट्रिक का। आप इसको करते आए हो। पूरा चैप्टर 2 आपने किए ना क्वेश्चन हाइपरजोमेट्रिक के ही किए, ठीक है? तो करते आए हो, कोई नई चीज़ नहीं है हाइपरजोमेट्रिक, ठीक है? बस इधर डिस्ट्रीब्यूशन की तरह से लिख दिया। नई जो चीज़ थी वो मैंने आपको समझा दी, वो थी ये रेंजेस निकालना। ये रेंजेस कैसे निकलती है? ये भी कॉमन सेंस है, ये भी कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, कॉमन सेंस से निकल जाती है रेंज तो। फॉर्मूला है वो तो ठीक है, बट कॉमन सेंस लगाओगे तो भी ये रेंज आप निकाल लोगे, ठीक है? क्योंकि बहुत सिंपल होता है यार कि आपने 10 में से 5 बॉल निकाली, अब आप 5 बॉल निकाली, 6 रेड कैसे आ जाएगी? कॉमन सेंस है। या फिर 5 बॉल निकाली, पाँचों रेड होनी चाहिए, जबकि रेड है ही पॉपुलेशन में 4, तो कॉमन सेंस की बातें हैं ये सब तो, ठीक है? तो ये तो बहुत ही सिंपल बात थी। फिर मैंने ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि वेरिएंस ऑफ बायनोमियल इज़ ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ हाइपरजोमेट्रिक। क्यों? क्योंकि हाइपरजोमेट्रिक में एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड हो जाता है, व्हिच इज़ फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर व्हिच इज़ स्मॉलर देन 1। इस वजह से हाइपरजोमेट्रिक की वेरिएंस कम हो जाती है। और जितना बड़ा n होगा उतना ज़्यादा डिफरेंस होगा। अगर n को छोटा करते जाओगे तो वो डिफरेंस छोटा होता जाएगा, ठीक है? और फिर मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए थे ये वाले। ठीक है, मेरी तरफ से तो ये पूरा चैप्टर क्या कह रहा हूँ, ये हाइपरजोमेट्री का कांसेप्ट डन है, ठीक है? हाइपरजोमेट्री का कांसेप्ट मेरी तरफ से डन है। अब आपका काम है कि अ, आप इससे क्वेश्चंस करो इस एक्सरसाइज़ में जो हाइपरजोमेट्रिक के हैं। अगली वीडियो में मैं प्रूफ कराऊँगा कि हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड क्यों है, इसका एक्सपेक्टेशन क्या होता है, वेरिएंस क्यों ऐसा होता है, ये सब प्रूफ कराऊँगा, ठीक है? तब तक के लिए क्वेश्चंस करिए और पढ़ते रहिए।